हाय व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्फेरिकल मिरर्स में अलग अलग टाइप के इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग डिस्टेंस पर रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन से मिरर में कौन सा टाइप का इमेज बन रहा है। तो अलग अलग केसेस की बात होगी। पहला केस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और इससे क्या होता है हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि इससे पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का इमेज कैसे पता चलता है कि बैक ट्रैकिंग होती है। बैक ट्रैकिंग करते करते जो है हमारा जो आइज़ है हमारी वो इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स को, तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ पर इमेज मौजूद है। लेकिन जब चीज़ इन्फिनिटी में मौजूद होती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होती है, तो वो बैक ट्रैकिंग करते करते बहुत दूर चले जाती है। मानो एकदम पैरेलल आ रही हो दो लाइन, ये दो लाइंस जो है पैरेलल आती रहती हैं। बैक ट्रैकिंग चलता रहता है और वो कितने ही दूर पहुंच जाती है, एकदम इन्फिनिटी तक जाते ही रहती हैं। तो हमको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखा है। जैसे ही ये रे जो है रिफ्लेक्ट होती है तो ये फोकस पर से गुजरती है, ये वाली रे भी फोकस पर से गुजरती है। तो यहाँ पर जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो हम जो है इसको समझ सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो हमारा इमेज का लोकेशन जो बना, इमेज वो फोकस के ऊपर बना। इमेज हमारा बना यहाँ पर, ठीक है। तो ये इमेज हमारा बन गया कहाँ पर, फोकस के ऊपर। अब ये साइज़ क्या है इमेज का, इमेज यहाँ पर बहुत ही बड़ा है एक्चुअल में, लेकिन क्योंकि बहुत दूर है इसीलिए हमको सिर्फ वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। जस्ट लाइक हमको तारे बहुत दूर होते हैं, वो सन के साइज़ के भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन दिखते हमको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में ही दिखाई देते हैं। अब ये जो इमेज बनती है, ये जब ये दोनों रेज़ जो हैं यहाँ पर, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों एक्चुअल रेज़ हैं जो कि यहाँ से आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, ऐसे हम एक स्क्रीन बैठा देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं ये स्क्रीन पर भी हमको उस ऑब्जेक्ट को शो करती है। तो जो इमेज हमारा बना वो रियल इमेज बना और इसका ओरिएंटेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट साइज़ का इमेज बना और इन्वर्टेड होता ही है। एक्चुअल में इन्वर्टेड होता है, हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि हम लोग जो है वो पॉइंट साइज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करते रहते हैं। इमेज में इमेज जो है हमारा पॉइंट साइज़ का बनता रहता है, इसीलिए हम लोगों को जो है वो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर हम दूसरे केस की बात करते हैं, तो चलिए दूसरे केस के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा सब कुछ डेटा चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नया डेटा कैसे क्या मिलता है। अब हम जो है चेक करते हैं, अगर हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो हमने सेट कर दी बियॉन्ड द सी के पहले अगर हमने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ऑब्जेक्ट ए बी, तो ऑब्जेक्ट ए बी से कौन कौन से टाइप की रेज़ निकल सकती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ए बी ऑब्जेक्ट दो टाइप की रेज़ को छोड़ सकती है। एक है पैरेलल टू द हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो है एक रे छोड़ता है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे छूटी और ऐसे जो है फोकस से होते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से होते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। लेकिन एक और रे हम लोग छोड़ते हैं जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और हमको पता है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है वो उसके एक्सिस के पैरेलल होती है और एक्सिस से उसका जो है नॉर्मल से उसका जो है 0 डिग्री बनता है, इसीलिए वो वापस उसी पाथ पर चली जाती है। अब हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, अब हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये हो गया हमारा ए डैश। अब यहाँ पर बी जो है, ये बी पॉइंट जो है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद है और ए के परपेंडिकुलर में है, इसीलिए बी डैश का जो बी का जो इमेज बनेगा, बी डैश, वो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा और ए डैश के परपेंडिकुलर में ही बनेगा। तो ये हमारी इमेज हो गई। अब यहाँ पर जब हम स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन जब हम यहाँ पर खड़ा करेंगे ऐसे करके, तो ये जो है रियल इमेज हमको दिखाएगी क्योंकि ये जो रेज़ हैं ये एक्चुअल रेज़ है। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम लिखते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज का जो लोकेशन वो बना वो कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी, तो वो बन गया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। अब यहाँ पर हमने फिर से कॉन्केव मिरर ही यूज़ किया था। अब साइज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका साइज़ जितना दिख रहा है ये उससे बहुत छोटा है, तो ये जो है डिमिनिश्ड कहा जाता है इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में। डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो साइज़ जो है डिमिनिश्ड हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जब हम मिरर रखेंगे तो वो जो इमेज बनेगा वो छपकर आएगा एक्चुअल हमारे ऑब्जेक्ट का, वहाँ पर जो है इमेज छपकर आएगा, तो रियल यहाँ पर इमेज बनेगा। अब आप ओरिएंटेशन की बात करें तो देखिए ए ऊपर बी नीचे था या बी ऊपर ए नीचे है, तो जो भी यहाँ पर बना वो इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, अपसाइड डाउन बना। जो सीधी चीज़ थी वो हमको अब जो है उल्टी दिखाई देने लगेगी। अब हम आगे केस 3 की बात करते हैं।
अब हम देखते हैं केस 3, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर खड़ा होगा। हमारा जो ए बी है वो सी पर ही मौजूद है। तो हम इस सी को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा ए बी हो गया और ये जो पॉइंट है ये हो गई हमारी पॉइंट सी। अब यहाँ से एक रे जो है हमारी ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और वो जो है ऐसे फोकस पर से बाहर आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें पहला रे जो है ऐसे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होते हुए निकल गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो हमको देखना ये है कि दूसरी रे क्या होगी। दूसरी रे हम मान के चलते हैं कि वो जो है ऐसे ए से निकली और फोकस से होती हुई गई। अब यहाँ पर हम लोग इसको नॉर्मल बनाकर देखते हैं। नॉर्मल हमारा जब हम बनाएंगे तो वो बनेगा, देखिए ऐसा नॉर्मल बनेगा, इसके साथ ऐसा नॉर्मल बन गया और नॉर्मल के साथ इसकी इतनी डिग्री एंगल है उतनी ही डिग्री एंगल की यहाँ पर जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो है इमेज बना, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे हमारा इमेज बना और कहाँ बना। हमारा इमेज देखिए एकदम सी के नीचे है, तो ये हो गया हमारा ए डैश। तो ये हमारा हो गया ए डैश और इसके परपेंडिकुलर जब हम जाएंगे, यहाँ सी को मैं फिर से एक जगह शिफ्ट करके लिखता हूँ तो समझने में आसानी होगी। और ये जो हमारा इमेज बना ये बना हमारा बी डैश। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट भी है और उतने ही साइज़ का यहाँ पर जो है हमारा इमेज भी है। अब यहाँ पर बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई उसको हम लोग नोट कर लेते हैं ऑन सी। इमेज भी हमारा जो है सी पर बना। साइज़ जो था वो सेम रह गया, जितना साइज़ का ए बी था उतने ही साइज़ का ए बी आया और साइज़ जो है वो ये भी रियल है, क्योंकि जब हम यहाँ पर भी देखिए एक्चुअल रेज एक दूसरे को काट रही हैं, तो जब हम यहाँ पर एक मिरर स्क्रीन लगाएंगे तो वो कैप्चर की जा सकेगी, रियल इमेज बनेगा। ओरिएंटेशन जो है वो इन्वर्टेड रहेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस, जिसमें कि हमने देखा कि जब हम सी पर हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज भी सी पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और सेम साइज़ रहेगी दोनों की। अब चलते हैं फोर्थ केस के पास। अब हम बनाते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट को आगे थोड़ा बढ़ा कर रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर अगर हमने रखा हमारा ऑब्जेक्ट ए डी, अब यहाँ से जो है हम दो रेज निकालेंगे। तो पहला रे जो है वो हमारा जाएगा, देखिए हमारा पहला रे जाएगा पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम वो बना लेते हैं पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो ऐसे एफ से होता हुआ निकल जाएगा वापस। अब हम एक दूसरी रे यहाँ से छोड़ते हैं जो कि है, देखिए हमारी ए से निकलेगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ए से निकलेगी, फोकस से होती हुई ऐसे मिरर तक जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है हमारा फिर से एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल से इतना डिग्री एंगल बना है, इतने ही डिग्री एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई। सॉरी, मैं बताना भूल गया था आपको कि यहाँ पर ये जो है फोकस से आई। तो एज़ पर द रूल अगर कोई रे फोकस से आती है, कोई देखिए आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन याद होगा, कोई रे अगर पैरेलल आती है तो ये फोकस से होते हुए निकल जाती है, वैसे ही अगर फोकस से आती है तो वो पैरेलल होकर निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कहीं इसका जो है इमेज बना। तो हमारा ए डैश हमको मिल चुका है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है हमारी रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर हमने ए डैश को फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर खींचते हैं एक, तो यहाँ पर हमको जो है बी डैश मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से डेटा फिलअप कर लेते हैं। हमारा इमेज का लोकेशन क्या है? हमारे इमेज का लोकेशन है बियॉन्ड सी, ओके। साइज़ ये देखिए, ये जितना है ये उससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा इनलार्ज, ओके। तो इसको हम कहेंगे मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइड कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैग्नीफाइड। और ये जो इमेज बनेगा, देखिए दोनों रेज जो हैं ये एक्चुअल रेज हैं, ये एक्चुअल रेज हैं, ये दोनों एक्चुअल रेज हैं। तो जब हम स्क्रीन लगाएंगे यहाँ पर तो इस पर रियल इमेज बनेगा। और देखिए ए नीचे बी ऊपर है, तो ये भी जो है इन्वर्टेड ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब हम अपने पांचवें केस पर चलते हैं। हमारे पांचवें केस के हिसाब से अब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस के ऊपर खड़ा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फोकस पर खड़ा करते हैं तो क्या होता है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही कंडीशन है मौजूद कि फोकस से जो है हमारी ऑब्जेक्ट वो
ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचेगी, पिछले केस की तरह ही ये एक पैरेलल लाइन खींचेगी। पैरेलल लाइन खींचने के बाद में जो है ये फोकस से हमने एक पैरेलल लाइन खींची। अब वो जो है यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक कोशिश करते हैं नॉर्मल बनाने की। ये नॉर्मल हमने बनाया, इतना एंगल बना और इतने एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। वैसे ही एक लाइन हमने ऐसे भी खींच दी जो कि फोकस से होती हुई जाती है। वो जो है ऐसे हमारे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, उतने ही एंगल से जो है ये चली जाएगी। सॉरी, फोकस से हम जो है इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, ऐसे नहीं लेकर के हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि लाइन जो है हमारी फोकस से जाए। तो फोकस से हमने एक ऐसी लाइन खींची, जैसे कि आपको पता है फोकस से जो लाइन रे जो है वो अब यहाँ पर मिरर पर पड़ती है तो वो पैरेलली ऐसे चले जाती है। यहाँ से एक और रे निकली, वो भी पैरेलली ऐसे चले जाएगी। अब ये दो जो रेज हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी को चले जाएगा वो, तो हमारा इमेज जो है वो बनेगा ही नहीं। तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम फोकस के ऊपर आते हैं तो हमारा ये जो है इमेज लोकेशन इन्फिनिटी पे होता है, जिसको कि हम अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड साइज़ भी वेरी लार्ज टाइप जो है ये भी अनडिफाइंड है। हम कह ही नहीं सकते कि ये रियल है या जो कुछ भी है। ओरिएंटेशन भी जो है हमारा अनडिफाइंड ही रहेगा। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमको उसका साइज़ ही पता नहीं चलता। आप अपने आँख के सामने कोई भी चीज़ रखिए और एकदम उसको नाक के पास तक लेके आइए, तब आपको दिखेगा ही नहीं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। आप लोग का दिमाग कंफ्यूज होने लग जाएगा। तो यही था केस नंबर 5। अब चलते हैं अगले केस में। अब नेक्स्ट केस जो है हमारा केस नंबर 6। इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम खड़े कर देते हैं F और P के बीच में। फोकस और हमारे पोल के बीच में हमको जानबूझ करके छोटा ऑब्जेक्ट रखना है। ये A हो गया, ये B हो ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। हमको जानबूझ करके छोटी चीज़ लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अभी कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको इतना बड़ा दिखेगा कि हम लोग उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो फोकस से भी आगे हमको अगर कुछ रखना है, देखना है, तो हमको बहुत छोटी चीज़ रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया AB जो कि बहुत ही छोटा है। अब AB से हम लोग जो है एक यहाँ पर ऐसी लाइन हम लोग एक ऐसी रे छोड़ते हैं, तो ये रे ऐसी गई और ये फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और फोकस से होती हुई गई। अब मान के चलते हैं एक और यहाँ पर रे आई जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर की तरफ जा रही है। उस डायरेक्शन में हमने एक ऐसी रे खींची, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे के जैसा था, इसीलिए ये जो है ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई चले गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जब हम यहाँ पर आँख लगाकर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो है लेंस के पीछे, मिरर के पीछे कहीं तो भी एक जगह से ये आ रही है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग करते करते हमको लगता है कि मिरर के पीछे कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। तो यहाँ पर इमेज का लोकेशन कहाँ है? ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। अदर साइड बोलकर हम लिख लेते हैं अदर साइड। यहाँ अदर साइड से मतलब है अदर साइड ऑफ द मिरर और द लेंस। अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, यहाँ देखिए बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लार्ज साइज़ दिखाई देगा हमको, उतना भी लार्ज नहीं दिखेगा जितना कि हमको इन्फिनिटी वाले में दिखाई दे रहा था। इन्फिनिटी वाले में तो बहुत बड़ी दिखाई देती है हम लोगों को साइज़, ये बस उससे थोड़ी बड़ी है। AB का साइज़ बढ़ चुका है तो A' B' का साइज़ भी यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा। अब ये जो है एक्चुअल रेज नहीं है, ये काल्पनिक लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है। तो ये जो टाइप है इसको हम कहेंगे वर्चुअल टाइप। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का एक सोर्स है, इसीलिए ये जो है वर्चुअल है। और ओरिएंटेशन इसमें जो है ये सीधा खड़ा है, तो हम जो है इसको लिखेंगे इरेक्ट, मतलब ये जैसे का वैसा ही हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ A ऊपर B नीचे था, ये भी A ऊपर B नीचे है। तो यहाँ पर कमाल की बात ये है कि यहाँ पर जब हम फोकस से भी आगे किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को रखते हैं तो उसका जो है हमको मिरर में रिफ्लेक्शन सीधा सीधा नज़र आने लग जाता है, जैसा का वैसा ही दिखाई देने लगता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। अब हम चलते हैं केस नंबर 7 पर।
तो कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर की। हम लोग जो है अब कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करने जा रहे हैं। हमको पता है कि रे हमेशा हमको इस साइड ही रखनी है और फोकस और कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमेशा उस साइड ही रहेगा। तो ऑन द अदर साइड होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट का लोकेशन ऑन द अदर साइड होगा। अब मान करके चलते हैं कि हमने जो है यहाँ से एक ऐसी ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी करी, ये है हमारा AB ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने पहली लाइन यहाँ पर एक रे यहाँ से इंसिडेंट की जो कि यहाँ पहुँचती है। अब हमको अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हमारा जो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन था उसके हिसाब से कोई भी अगर लाइन जो है वो कोई भी रे अगर जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। तो फोकस से हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। तो फोकस से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं इस साइड के तरफ। तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन जो होगा वो इस लाइन का जस्ट एक्सटेंशन होगा और हमारा रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब दूसरी एक रे हम लोग देखते हैं जो कि इस पॉइंट A से निकलेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग एक लाइन खींच कर देखते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है। अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है वो ऐसे बनी है। ये इमेजिनरी हिस्सा है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। लाइन तो रे जो है हमारी ऐसी ही है। अब जैसा हमको रूल में पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली रे वापस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही केस देखने को मिलता है कि इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है और यहाँ पर जो है हमको A मिलता है A' और यहाँ पर परपेंडिकुलर हम B जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका इमेज बनाते हैं B'। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होता है, रेज जो है डाइवर्ज होती है। ये ऊपर चली गई, ये इधर चली गई, फिर उसके बाद एक रे जो है ऐसी चले जाएगी, फिर एक ऐसी चले जाएगी। ये रेज कभी मिलेंगी नहीं। तो कोई भी लोकेशन आप चाहे रख लीजिए, एट एनी लोकेशन। ये थोड़ा जल्दी निपट गया। कॉन्केव लेंस में जो है हमको हर लोकेशन पे चेक करना पड़ा था, बट कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम किसी भी लोकेशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेजिनरी लोकेशन कहाँ बनेगा, ऑन द हमारा इमेजिनरी जो हमारा ये इमेज है ये लगेगा ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड। अदर साइड पर जो है इमेज बनेगा। ये एक्चुअल में इमेज नहीं है, इस पे कोई ये जो रेज लग रही हैं ये कोई रियल इमेज नहीं है, तो ये वर्चुअल बनेगी। साइज़ जो है आप देखिए पहले से छोटा हो गया। हमेशा जो है छोटा इमेज बनेगा तो डिमिनिश्ड इमेज तैयार होगा। आप चाहे तो किसी भी लोकेशन पर अपने आप से ऑब्जेक्ट को मूव करके देख सकते हैं, आपको यही रिजल्ट्स बार बार मिलेंगे। ओरिएंटेशन जो है ये इरेक्ट ही मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर स्पेशली हमको सीधा देखना है, इमेजिनरी वर्चुअली देखना है लेकिन सीधा देखना है, तो हम उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। जबकि कॉन्केव मिरर में हम लोगों को हर चीज़ क्लियरली दिखाई देती है, उसमें उल्टी नज़र आती है। जब हम गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में देखते हैं तो हमको हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है। और अलग अलग पॉइंट पर उसमें जो है हमारी उसमें लिखा भी होता है कि एक्चुअल में जो इमेज आपको पीछे के लिए दिख रहा है मिरर में वो एक्चुअल डिस्टेंस से अलग हो सकती है। तो ये गाड़ी के ऊपर है कि वो आपके मिरर के फोकस वाले पॉइंट पर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या बहुत दूर पर है। तो उस हिसाब से उसकी जो है पिक्चर हमेशा चेंज होती रहती है और उसका जो है ओरिएंटेशन भी चेंज होता रहता है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग केसेस के थ्रू देखा कि हमारा कैसे कोई भी हमारा ये जो इमेज का फॉर्मेशन है किसी भी लेंस के लिए वो कैसे होता है। और एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करके देखी इन सातों केसेस में कि कॉन्केव मिरर जो है वो हमको ज़रूरत पड़ने पर रियल इमेज तो दिखाता ही है लेकिन इनलार्ज्ड इमेज भी दिखाता है, मैग्नीफाइड इमेज भी दिखाता है। जबकि हमको कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। और आपको एक ये भी दोनों में डिफरेंस पता ही होगा कि कॉन्केव मिरर जो है वो सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज करती हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जैसे कि आप देख सकते हैं डाइवर्ज होती हैं रेज। तो ये भी एक अलग फ़र्क है दोनों में। ये दूसरा हम लोगों ने अभी आज फ़र्क देखा जिसके तहत हमको ये पता चला कि कॉन्केव मिरर जो है वो हमको जूम इन करके दिखाती है, चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाती है, जबकि हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमको हर चीज़
छोटा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है, वर्चुअल इमेज दिखाता है, कोई रियल इमेज नहीं दिखाता है। तो इसी के दम पे आप जो है अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के आंसर्स तैयार कर सकते हैं और इस डेटा को आप टैबुलेट कर सकते हैं। चाहे तो अपने हिसाब से आप टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद में आप जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और आपको कुछ ज़रूरी लगे तो हमको कमेंट भी कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।